बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहसान हैदर। 10th क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास आज हमारा चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो जी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, कौन कौन सी चीज़ें बच्चों हमने इसमें पढ़नी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे कहते हैं। ठीक है, ये हमने यानी कि इसका इंट्रोडक्शन देखना है। और जो दूसरा हमारा आर्टिकल है वो जी 11.1 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनको कैसे तैयार किया जाता है, ये हमने डिटेल से आज इंशाल्लाह डिस्कस करना है। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से लेकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, उनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज, उनके कंडेंस फार्मूलाज, डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज, इसके अलावा उनके हमने पढ़ने हैं बच्चों रिसोर्सेज पढ़ने हैं कि कहाँ कहाँ से वो हमें मिलते हैं। ठीक है, उनके यूजेस हमने पढ़ने हैं, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शन इसमें डिस्कस करने हैं। इस चैप्टर के अंदर आपने तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते कौन से हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों, इन अर्लियर 1828 के अंदर ना बच्चों 1828 के अंदर जो शुरू में साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ये बात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर जब रिसर्च स्टार्ट की तो देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम किन से लेते हैं जी, या प्लांट से लेते हैं या फिर किन से ऑब्टेन करते हैं जी, एनिमल से, प्लांट से, पौधों से ले लेते हैं या फिर हम जानवरों से ले लेते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यही यानी कि डेफिनेशन बनी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है जी, अब उसके बाद मजीद जो है वो रिसर्च हुई इसके ऊपर। एक लिवाइजर नेमी साइंटिस्ट थे। लिवाइजर नेमी साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर रिसर्च की और देखा, उन्होंने कहा वाकई ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स से ही हम जो है ऑब्टेन करते हैं। कुदरती तौर पर ये पाए जाते हैं जानदारों में, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें जो प्लांट्स से हम हासिल करते हैं उनमें होते हैं जी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, जो प्लांट से निकाले जाते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लिवाइजर के मुताबिक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम प्लांट से ऑब्टेन करेंगे उनमें कार्बन भी होगा, उनमें हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, और जो एनिमल से हम ऑब्टेन करेंगे वो कौन से होंगे जी, उसमें कार्बन भी होगा, उसमें हाइड्रोजन भी होगा, उसमें ऑक्सीजन भी होगा, सल्फर भी होगा, पोटाशियम भी होगा एंड एक्सेट्रा, मतलब कि तमाम चीज़ें ये इसके अलावा भी पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है जब रिसर्च मज़ीद इसके ऊपर हुई तो देखा गया कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये तमाम जो है ना कंपाउंड्स यानी कि जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनसे मिलकर बना होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से जी, प्लांट से या फिर एनिमल से। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैकब बर्जीलियस। उन्होंने जब ये देखा कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल से ही ऑब्टेन किए जाते हैं तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक थ्योरी पेश की। थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। जैकब बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के अंदर उन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, कि ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री, हम इनको लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये एक मिस्टीरियस फोर्स की वजह से बने हुए होते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जब वाइटल फोर्स थ्योरी किन्होंने पेश की, जैकब बर्जीलियस ने। ठीक है, जैकब बर्जीलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये तो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में। ठीक है, तो अब
इसके ऊपर मजीद रिसर्च होना शुरू हो गई कि ऑर्गेनिक, जब उन्होंने अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की और ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो कुदरती तौर पर मिलते हैं और इनको हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो मजीद इसके ऊपर रिसर्च हुई और जब मजीद रिसर्च हुई तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोलर नेम साइंटिस्ट ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो रिसर्च कर रहे थे। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड NH4CNO, अमोनियम साइनाइड, ये उनके पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उन्होंने बच्चों इसको क्या किया जी, हीट कर रहे थे तो ना देखा कि अचानक से ना उनके पास यूरिया तैयार हो गई। NH2C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, यूरिया तैयार हो गई जी। जब उन्होंने यूरिया तैयार कर ली, यूरिया खाद आपने सुना होगा, जब उन्होंने यूरिया प्रिपेयर कर ली ना, जो ये स्टूडेंट बनी, ये अचानक बन गई, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं ये तो सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली हैं। तो वो लेबॉर्ट्री के अंदर वर्क कर रहे थे। जब उन्होंने ये तैयार कर ली, यूरिया तैयार कर ली, किससे, अमोनियम साइनाइड को हीट करने के बाद उसको रीअरेंजमेंट उनकी की तो कंपाउंड जो तैयार हुआ वो यूरिया बना। तो फिर पता ये चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। तो ये मालूम हो सका कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये वाली जो थ्योरी थी जो कि हमें जेकब बर्जीलियस ने दी थी, ये क्या हो गई जी, रिजेक्ट हो गई। क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक क्या बात थी कि वाइटल फोर्स थ्योरी में जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये तो एक मिस्टीरियस फोर्स जो कुदरती फोर्स है उसके ज़रिए से एनिमल्स या प्लांट से ही हम ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जब वुलर ने अमोनियम साइनाइड को हीट करते हुए यूरिया तैयार कर ली तो ये फिर वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जी जिनका नाम था कोल्ब। अब कोल्ब ने क्या किया, ये 1848 की बात है, इन्होंने क्या किया जी, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था एसिटिक एसिड। क्या नाम था बच्चों, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बना दिया इन्होंने। और एसिटिक एसिड जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फार्मूला देखें, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। एसिटिक एसिड इन्होंने बना दिया तो जो ऑर्गेनिक यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो मजीद भी क्या हो गई जी, रिजेक्ट हो गई। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं थी। जब इन्होंने इतनी सारी रिसर्चेस की तो ना एक कंक्लूजन निकाला गया बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ना कि जदीद इसकी डेफिनेशन बनाई जाए। अब क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज किए जा रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि पहली डेफिनेशंस के मुताबिक वो हम प्लांट्स में भी और एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं। तो ना एक न्यू मॉडर्न डेफिनेशन बनाई गई किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना जो मॉडर्न डेफिनेशन आई, मतलब कि जो आज तक जो है एक्सेप्टेबल है, उन्होंने दो कंडीशंस बता दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जस्ट वो कंपाउंड्स होंगे जो इन दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होंगे। ठीक है, वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जी, एक हमारे पास होना चाहिए कार्बन और दूसरा हमारे पास होना चाहिए बच्चों हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये किस पर मुश्तमिल होते हैं जी, कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो इनसे हम ड्राइव करते हैं, उनको डेरिवेटिव बोलते हैं। ये डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिला लिए गए। तो प्रॉपर जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अलग से डेफिनेशन तैयार हो गई हमारे पास। क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होगा हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन तैयार हो गई। क्या कि ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच कि जिसके अंदर
हम कंपाउंड्स को देखेंगे, एलिमेंट्स किसके, कार्बन के और हाइड्रोजन के, और इनके डेरिवेटिव्स का जब हम मुताला करेंगे वो क्या कहलाएगी जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आपने 9th क्लास में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी जी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड द डेरिवेटिव्स। ठीक है जी। अगर कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स का जब हम मुताला करेंगे तो वो क्या कहलाएगी जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। तो जस्ट अब हमारे पास एक डेफिनेशन जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल ये बात आ गई कि वो कंपाउंड जो कार्बन पर मुश्तमिल होंगे और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है। एक और बात बताता चलो बच्चों, देखें पीरियोडिक टेबल में ना 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स हैं। अब उन 118 एलिमेंट्स में से अगर हम एक कार्बन को निकाल लें, ठीक है, हमने कार्बन को निकाल लिया, बाकी हमारे पास कितने बच जाएंगे, 117 बच जाएंगे। इन 117 एलिमेंट्स में से जो कार्बन अलग है इसकी इतनी यूनिक प्रॉपर्टी है कि इनके तमाम 117 एलिमेंट्स के जितने भी जो है ना हम डेरिवेटिव तैयार कर लें, जितने भी कंपाउंड तैयार कर लें, वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे कार्बन एटम का, क्योंकि कार्बन एटम में एक यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कार्बन एटम जो है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो तैयार किए जाते हैं कार्बन से, उनकी मिकदार तो तकरीबन 10 मिलियन तक है। 10 मिलियन तक बच्चों उसकी जो है ना मिकदार है, यानी कि नेचर में अभी तक जो है, और स्टिल अभी तक जो है इसकी जो वो वर्किंग जारी है, अभी तक जो है ना हम इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मजीद ड्राइव किए जा रहे हैं। तो यानी कि 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी तक जो है ना जाने जा चुके हैं, और हम इन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इनके नेम और इनकी तमाम क्लासिफिकेशंस और तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम यानी कि रिसर्च अभी हम फौरी तौर पर याद करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना। लेकिन मैं यानी कि ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की जो अपनी पिकुलियर बिहेवियर है, जो इसका अपना एक स्टेटस है, वो ये है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचर में 98% पाया जाता है, और इसके जो एलिमेंट्स यानी कि इसके जो कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं कार्बन के, वो तकरीबन 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, और अभी तक उसके ऊपर रिसर्च भी जारी है, न जाने कितने बनेंगे। लेकिन इन 117 एलिमेंट्स की इतने यानी कि जो है ना वो कंपाउंड्स नहीं है जितने एक एलिमेंट कार्बन के हैं। तो यानी कि ये कार्बन की एक हमारे पास यूनिक प्रॉपर्टी आ गई, पिकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन आ गया कि कार्बन, अच्छा ये इतने ज़्यादा बनाता क्यों है। क्वेश्चन ये है कि सर अगर ये ज़्यादा पाया जाता है लेकिन इतने ज़्यादा कंपाउंड इसके कैसे तैयार हो गए, तो उसकी वजह यह है कार्बन में बच्चों एक ख़ास प्रॉपर्टी है कार्बन की कि कार्बन में आपस में लिंकेज होने की जो है ना वो एबिलिटी होती है। कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है जिसको हम ना पढ़ेंगे कैटिनेशन। द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, तो ये कैटिनेशन कर सकता है जिसकी वजह से तमाम चीज़ों को अपने साथ ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेता है, बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा ले लेता है। अब बच्चों मैं छोटी सी यानी कि आपको बात जो है ना कॉन्सेप्ट के तौर पर यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आपने हमेशा याद रखना है, और जब आपने ये चीज़ें रख ली याद अपने जहन में, तो इंशाल्लाह हमारा ये पूरा चैप्टर और इसके आगे आने वाला चैप्टर नंबर 12 जो है वो सारा बेस करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही टॉपिक्स पर। ठीक है, मैं बच्चों आपको कार्बन की एक जो है ना वो यूनिक प्रॉपर्टी जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है कि अगर किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो क्या करता है जी, शेयरिंग कर लेता है, वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है ना। तो ये मींस के इसकी जो वैलेंसी है, इसके वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है यानी कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है जी 4 है। तो इस वैलेंसी को आपने याद रखना है, मींस के कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, और ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई भी इसके साथ अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहे तो उसको अपने साथ जोड़ लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यानी कि समझा देता हूँ जी। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मींस कि इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इधर डाल दें जी, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और तीसरा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। जस्ट समझाने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो ये बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास CH4। अब देखें 2 + 2 + 2 + 2 ये हमारे पास 4 और जो है ना 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। कितने, 2, 4, 6 एंड 8।
ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 जिसके कंप्लीट हो जाएं, चाहे उसने म्यूचुअल शेयरिंग से किए हुए, वो क्या कहलाता है अपने आप को? ऑक्टेट जिसका कंप्लीट हो क्या कहलाएगा जी? स्टेबल कहलाएगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है और कार्बन का अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे पाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि कार्बन एटम में सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है। तो लो बच्चों, ये थोड़ा हमारा यानी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और अब हमने मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते कैसे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ ताकि आपकी मजीद जो कन्फ्यूजन है वो सारी की सारी क्लियर हो जाए। यानी कि मैं बार बार जो कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा है कि कार्बन में फर्ज करें उसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन मौजूद है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए शर्त कौन सी है कि एक कार्बन हो और दूसरा क्या हो बच्चों? हाइड्रोजन अटैच हो। ठीक है, तब जाकर वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम H की यानी कि बात करें, यहाँ पर H2O है, तो क्या ये ऑर्गेनिक है? नहीं, ये ऑर्गेनिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन भी आपकी, यानी कि ये जो कार्बन यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बाइड होते हैं हमारे पास, या फिर हम हाइड्रोनियम आयन ले लें या वाटर ले लें या NH3 कर लें हमारे पास, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो क्या ये ऑर्गेनिक है? नहीं, ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये होना ज़रूरी है कि एक कार्बन के साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन अटैच हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सेवरल जितने भी हो, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन का भी मौजूद होना जरूरी है। ठीक है ना। तो अब हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ वही होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने CH4 लिखा था। ठीक है, मीथेन जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक है। ठीक है। और ये जो है ये इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक, ये भी इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं माने जाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी। तो नेक्स्ट ये हम अपने पास देखते हैं कि जब बेटा देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत सारे यानी कि इसके जो है वो हमारी विटामिन्स में, हमारे प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज में, और इसके अलावा जो है वो हमारे एंजाइम्स के अंदर जो है ना हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से सारी चीज़ें जो है ना वो तैयार की जाती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि इंडस्ट्री के अंदर इनका क्या किरदार है, जितने पेंट्स बन रहे हैं, डाइज बन रही हैं, ड्रग्स बन रही हैं, फार्मास्यूटिकल बन रही हैं चीज़ें, प्रोडक्ट्स, इसके अलावा पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। ठीक है ना। तो इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बहुत ज़्यादा। तो देखिए बच्चों, अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ना देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो तकरीबन किसी कौन कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंट्रोडक्शन भी समझ में आ गया होगा। और अब इंशाल्लाह हम देखते हैं बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि बहुत सारे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ना हमने कुछ आपकी बुक में फार्मूलाज दिए गए हैं। उन फार्मूलाज को आपको समझाना है। वो बहुत ही आसान फार्मूलाज हैं, आपकी जस्ट तवज्जो की यानी कि ज़रूरत है। देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारे पास जो फार्मूला है ना, उसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसको मैं MF लिख देता हूँ। M स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर और ये F से फार्मूला। ठीक है जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो हमें किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है कि इसमें कितनी तादाद में एटम्स मौजूद हैं। जब आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला जब आपने पढ़ा होगा, तो बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है। 2 तरह की इंफॉर्मेशन देता है हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन कौन सी? फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। ठीक है जी। ये हमारे पास एक ब्यूटेन है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। 2 तरह की इंफॉर्मेशन देता है। मैंने अभी आपको कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन देगा। नंबर 1 कि हमें बताएगा विच एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, एक ये और एक विच एटम इज प्रेजेंट, यानी कि कितने कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी ऊपर वाले की बात करें तो हमारे पास ब्यूटेन है, तो इसमें कार्बन है एक, प्लस क्या है जी, हाइड्रोजन है। विच एटम्स इज प्रेजेंट, ये कि कौन कौन सा एटम मौजूद है। पहली इंफॉर्मेशन ये देगा, फिर बताएगा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, कि कितनी मिकदार में मौजूद है। तो देखिए ये कार्बन जो है वो 4 है और हाइड्रोजन जो है वो 10 है।
दो इन्फॉर्मेशन दी इसने, एक तो ये कि कितनी मिकदार में मौजूद है और एक ये कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें मौजूद होते हैं। तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो दो तरह की इन्फॉर्मेशन देगा। नंबर वन, पहली इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी कि ये हमें बताएगा कि उसके अंदर कितने एटम मौजूद हैं, और दूसरा ये बताएगा कि कौन कौन से एटम मौजूद हैं। मिकदार को भी बताएगा और हमें एटम्स के बारे में, उसकी पहचान के बारे में बताएगा कि कौन कौन से मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर एग्जांपल आपने ग्लूकोज का देख लेते हैं, C6 है, H12 है और O6 है। अब अगर हम इसकी बात करें कि विच एटम, यानी कि कौन कौन से एटम इसमें मौजूद हैं, ठीक है, तो देख लें जी, कार्बन है हमारे पास, ठीक है, कार्बन है, और कौन सी चीज़ है जी, हाइड्रोजन है, और कौन सी चीज़ है जी, ऑक्सीजन है। और कितनी मिकदार में, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कार्बन की तादाद कितनी है, 6 है, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 12 है, ठीक है, और ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, वो भी 6 है। ठीक है ना। तो मतलब कि जो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये हमें नंबर ऑफ एटम्स के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि इसमें कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने एटम्स के साथ और कौन कौन से एटम्स के साथ मिलकर बनाया गया है। तो इस तरीके से जी हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला अपने नाम से ही जाहिर करता है कि हमने इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को देखना होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला में बेटा देखें हमने क्या करना है जी, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में देखना। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ यहाँ पर जो है हमारे पास वही कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। ये हमारे पास ब्यूटेन है, जैसा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में पढ़ चुके हैं। और इसमें हमें उसने दो तरह की इन्फॉर्मेशन दी थी, एक ये बताया था कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, दूसरा उसने ये बताया था कि क्या है जी हमारे पास कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। ठीक है, या एक और ले लेते हैं जी, पेंटेन ले लेते हैं, C5H12। ये हमारे पास पेंटेन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पेंटेन का है और ये भी हमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक हमारे दे रहा है जी कार्बन है प्लस हाइड्रोजन मौजूद है। नंबर 2 क्या दे रहा है जी कि ये 5 कार्बन है प्लस 12 है जो हमारे पास वो है जी हाइड्रोजन है। तो अब हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखना है कि स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो हमारी क्या हेल्प करेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें बता दिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये होगा। अब स्ट्रक्चर फार्मूला अगर फर्ज करें इसी कंपाउंड का मैं तैयार करना चाहूँ तो आपने सिंपल क्या लेना है जी, यहाँ पर कार्बन की तादाद कितनी है, 4 है। तो आपने ना एक बिल्कुल सीधी सी चेन बना लेनी है कार्बन की। ठीक है, तो मैं इसका ये फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ। देखिएगा बेटा क्या बना लेना जी, 4 कार्बन लगा लेने हैं, एक 1 2 3 और 4, 4 कार्बन लगा लेने हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन है। अब देखें बेटा इस कार्बन को और इस कार्बन को हम बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। कौन सा कार्बन बोलेंगे, टर्मिनल कार्बन, क्योंकि ये अगर इसके हवाले से देखें तो ये टर्मिनल है, अगर इसके हवाले से देखें तो ये टर्मिनल कार्बन है। तो इन कार्बन्स को क्या बोलेंगे जी हम, टर्मिनल कार्बन। तो कार्बन की तादाद कितनी है, 4, यहाँ पर पूरी हो गई। अब हमने हाइड्रोजन इसके ऊपर एडजस्ट करने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो हमने एडजस्ट करने हैं तो वो देखें जी 1 2 3, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, तीसरा हाइड्रोजन इधर, ये हमारे पास टर्मिनल कार्बन है। इसी तरीके से ये भी हमारे पास एक टर्मिनल कार्बन है, इसके ऊपर भी बेटा क्या लगेंगे जी 3 ही हाइड्रोजन अटैच होंगे। मतलब कि इन कार्बन्स को, फर्स्ट कार्बन या लास्ट कार्बन को क्या बोलेंगे जी हम, टर्मिनल कार्बन, और इनको बोलेंगे हम सेंट्रल कार्बन। जो इनके टर्मिनल दो टर्मिनल कार्बन्स के जो दरमियान में कार्बन्स होंगे उनका नाम क्या होगा बच्चों, सेंट्रल कार्बन। ठीक है जी। अब इन जो टर्मिनल कार्बन्स होंगे उन पर हमेशा याद रखिएगा कि कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 3 होंगे, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं जी ये हमारे पास कार्बन है, इसके ऊपर 2 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी देख लेते हैं इसके ऊपर भी 2 आ जाएंगे। अब हमने ये चेक करना है कि कार्बन क्या अपनी टेट्रावेलेंसी को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगर हम ये चेक करना चाहें तो अभी हम इनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिन लेते हैं, तो अब हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी को पूरा कर रहा है। तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, इससे पूरा कर लेंगे। देखिए बच्चा ये हमारे पास कार्बन 1 है, ये इस कार्बन की बात हम करते हैं, पीछे वाला को छोड़ें अभी फिलहाल। देखें इसकी ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये इसका बॉन्ड
4, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसी तरीके से इसको देख लें 1 2 3 4, इसकी भी पूरी, आगे वाले जितने भी कार्बन्स हैं मीन्स कि इसकी उसके साथ, यानी कि जैसा कि इसकी टर्मिनल था, यहाँ पर भी टर्मिनल था, इसकी भी वैलेंसी, यानी कि सारे के सारे एटम्स की जो वैलेंसी है 4, तो 4 बॉन्ड्स सब तमाम एटम्स ने बनाए हुए हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट हो एटम होती है कि ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ना, अभी हमें पता नहीं चला कि भी ये कैसे अरेंज है, तो हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला हेल्प करेगा कि हमारे पास जो कार्बन है वो कैसे अरेंज हुए हुए हैं और जो हाइड्रोजन हैं वो कैसे अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारी हेल्प करता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को जानने के लिए कि कैसे कैसे कोई एलिमेंट या कैसे कैसे कोई एटम्स जो है एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक और छोटी सी बात की है उसने जो है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसकी मैं बात में है जो है आपको इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर समझाऊंगा, लेकिन वो मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ उसको, क्योंकि वो हमारे पास आगे वाला जब आर्टिकल यानी कि जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक उसके अंदर जो है उसको हम रिलेट करेंगे ताकि वो आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन से होते हैं, सिंगल वाले कौन से होते हैं या ट्रिपल वाले कौन से होते हैं। तो जी बच्चों, 2 फार्मूलाज अभी हमने डिस्कस किए, एक देखा हमने कौन सा जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरा कौन सा देखा बच्चों हमने, स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका तीसरा फार्मूला है जी हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला। कौन सा फार्मूला बच्चों, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस स्टैंड फॉर मतलब कि जब हमने फॉर एग्जांपल उसी ब्यूटेन को ही बना लेते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन आ रहा है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन इस यहाँ पर इस कार्बन एटम के साथ बच्चों क्या कर रहे हैं जी, लिंक कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला जैसे हमने अभी बनाया है वो बना लिया। अब हमने इसी का ना कंडेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल कंडेंस फार्मूला होता क्या है, कंडेंस फार्मूला हमें ये बताता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर ज्वाइंट विद द कार्बन एटम या एनी एटम, किसी भी एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स के ग्रुप जो हैं वो ज्वाइंट हुए हैं। ठीक है ना, वो हमें ये बताएगा कि कितने ग्रुप्स ऑफ एटम जो है वो एक कंपाउंड के अंदर जो है वो ज्वाइंट हुए होते हैं, वो हमें बताता है जी कंडेंस फार्मूला। फॉर एग्जांपल मैं देखें आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने ग्रुप अटैच हैं, 1 2 3 यानी कि हाइड्रोजन के जो है ना एक ग्रुप अटैच है। तो देखिए ये कार्बन, इसके साथ 1 2 3 हम इसको यूँ लिख देंगे जी, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। आगे क्या है जी, हाइड्रोजन सॉरी कार्बन, और यहाँ पर ये देखें 1 और 2, इसको हम लिख देते हैं CH2। ठीक हो गया, यहाँ पर ये दूसरा कार्बन है, ये कार्बन आ गया, इसके साथ ये वाले दोनों हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास CH2। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स के बारे में हमें बताएगा। आप लास्ट देख लें, ये हमारे पास क्या है जी, C है, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 के बजाय अब इस तरीके से लिख दिया। तो इस तरह का जो फार्मूला होगा जिसमें आपने ग्रुप ऑफ एटम को ज्वाइंट करके लिख दिया, वो क्या कहलाएगा जी, कंडेंस फार्मूला कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना। तो ये कंडेंस फार्मूला, अब इसका नेम भी लिख लेते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन, N ब्यूटेन कहते हैं इसको। ये नेमिंग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट यानी कि इसी आर्टिकल के अंदर, यानी कि जब हम फार्मूलाज पढ़ लेंगे ना उसके बाद आगे वाले पेज के ऊपर जो है वो नेमिंग भी, और इसके अलावा जो है कंडेंस फार्मूला, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा। तो समझ आई बच्चों, देखें यानी कि कंडेंस फार्मूला में हमने ग्रुप ऑफ एटम कितने ज्वाइंट हुए हुए हैं उनको समराइज करके लिख देना होता है। ये हमारे पास क्या होता है जी, कंडेंस फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, हमने देखना है कि जो है डॉट एंड क्रॉस, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं। डॉट एंड क्रॉस मतलब कि फार्मूला जो है वो जस्ट हम एलिमेंट्स के साथ जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को देखते हैं कि वो कितना कितना आपस में मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन कर रहा है किस किस एलिमेंट के साथ। ठीक है ना, उसमें जस्ट हमने ये देखना होता है कि एक कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 है, तो कौन कौन से जो है ना ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं उसके साथ अटैच हुए होंगे, वो जस्ट हमने ये देखना होगा। और हमने ये देखना होगा, देखिए बेटा, जस्ट हमने समझने के लिए ना यहाँ पर एक डॉट पर लगा लेंगे और एक क्या लगा लेंगे, क्रॉस। दरअसल कोई भी इलेक्ट्रॉन
डॉट या क्रॉस की शक्ल में होता नहीं है, ये जस्ट समझने के लिए हमने जो है ना किसी भी अरेंजमेंट ऑफ एटम को या मॉलिक्यूल को समझने के लिए अपने जहन में थ्योरेटिकली अज्यूम करना है कि आया एक हाइड्रोजन, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट की शक्ल में पाया जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी शक्ल में पाया रहा है, क्रॉस की शक्ल में पाया जा रहा है। जस्ट हमें थोड़ा सा क्या रह जाए जी, यानी कि हमें फ़र्क महसूस हो जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसी ब्यूटेन का ही आपके सामने क्या बनाना चाह रहा हूँ, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। देखिए यहाँ पर जस्ट मैं ये जो हमारे पास बॉन्डिंग शो हुई हुई है, इस बॉन्डिंग को जो है मैं इरेज कर देता हूँ और इसी जगह पर आपको समझाता हूँ कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होते हैं। देखें जी, ये हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी कम है बोर्ड पर और जो है वो वक्त भी कम है, तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको इसी जगह पर ही समझा दूँ। देखें ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ना कार्बन भी पड़े हुए थे और हाइड्रोजन भी पड़ा हुआ है। अब हमने ये देखना है कि ये कैसे आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कोवलेंट बॉन्ड 9th क्लास में कि बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बनने वाले बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं जी, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो अब हमने उनकी म्यूचुअल शेयरिंग देखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आप यहाँ पर लगा दें, एक डॉट, ये दूसरा डॉट, ये तीसरा डॉट। यहाँ पर ना आप इसको क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वाले कार्बन को आपने डॉट के साथ रिप्रेजेंट करना है जस्ट। तो इसका ये इस कार्बन का डॉट आ जाएगा जी, ये इसका क्रॉस है, ये इसका डॉट आ गया, इसका डॉट आ गया। नेक्स्ट इस पर क्या डाल दें आप, क्रॉस डाल दें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या जी, ये वाला कार्बन आ गया, इसका ये वाला डॉट आ गया, ये भी डॉट आ गया बेटा, ये भी डॉट आ गया। यहाँ पर आप डाल दें क्रॉस, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, और आगे क्या है जी, यहाँ पर भी हमारे पास डॉट आ गया, यहाँ पर भी डॉट आ गया, यहाँ पर भी डॉट आ गया, यहाँ पर आप क्रॉस डाल दें। ठीक है, ये तो थी जी जस्ट कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये बड़े हैं, अनस्टेबल हैं, इनको स्टेबिलिटी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है कि एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलेंगे तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन हैं इनको क्या चाहिए होता है जी, इनका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उनको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो क्या बना लेंगे जी, डुप्लेट रूल को फॉलो कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे, हीलियम जैसी अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे। देखें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है उसको डॉट के साथ, उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यहाँ पर, अब यहाँ पर ये इसका, इसी तरीके से ये इस हाइड्रोजन का, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इसका भी क्रॉस, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इसका भी क्रॉस, इसका भी क्रॉस। ठीक है बच्चों, इसका भी क्रॉस आ गया, ये भी क्रॉस आ गया हमारे पास, ये भी क्रॉस। अब ये हमारे पास क्या था जी, क्रॉस था, यहाँ पर आप इस हाइड्रोजन का डॉट लगा दें ताकि डिफरेंस थोड़ा सा मालूम हो जाए। ये होता है हमारे पास जी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, जो हमें एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्डिंग है उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि एटम्स कैसे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चे जो बनेंगे डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज वो आप इस तरीके से याद करेंगे। मुख्तलिफ एटम्स के मुख्तलिफ कंपाउंड्स आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, उनको आप जस्ट क्या करें जी, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करके 4 इलेक्ट्रॉन डालकर उनमें आप डॉट एंड क्रॉस के साथ उनको एक दूसरे के साथ लिंकेज कर दें। अब देखें जैसा कि समझाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन सॉरी कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट और इसके हवाले से देखा जाए तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर भी वैसी सिचुएशन, यहाँ पर भी, यहाँ पर इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग बनाई हुई है, इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन की, इस हाइड्रोजन के साथ कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर भी ये बॉन्डिंग बनी हुई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग बना लेते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में म्यूचुअल शेयर करने के पास जो बॉन्डिंग बनाएंगे उसमें हमें पता चलता है कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में ये हमें पता चलता है कि यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनके कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हुए हैं और कैसा कैसा उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सारे के सारे कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे क्योंकि सब ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंट कंपाउंड्स के आप तैयार कर सकते हैं। तो ले जी, ये हमारे पास यहाँ तक आपका बच्चों जो है वो चारों फार्मूलाज कौन कौन से जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके अलावा दूसरा था हमारे पास कौन सा बच्चों जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर था कंडेंस फार्मूला और फिर आगे कौन सा है जी हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये सारे हमारे पास चारों फार्मूलाज आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम पढ़ना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम के बारे में, और वही बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिंगल बॉन्डेड क्या होते हैं, डबल बॉन्डेड क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड क्या होते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। देखें थोड़ा सी यानी कि तवज्जो कीजिएगा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक और ये कंपाउंड्स हैं, और से ऑर्गेनिक सी से कंपाउंड्स, इनके हमने रखने हैं नेमिंग
ठीक है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो 3 तरह की यानी कि क्लासेस में जो है वो डिवाइड होते हैं। हम नेक्स्ट आर्टिकल में जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही होगा, लेकिन जस्ट मैं आपको थोड़ा सा स्केच देने के लिए समझाना चाह रहा हूँ। एक होता है बच्चों हमारे पास एल्केन, ठीक है, एक होती है हमारे पास अल्कीन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास अल्काइन, ठीक है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये सैचुरेटेड होते हैं। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड होते हैं। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये भी अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो नेम डिस्कस करने हैं वो अल्केन के करेंगे, अल्कीन और अल्काइंस के इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम जो है ना इनको स्टार्ट करेंगे। तो जी बच्चों नेक्स्ट जो है हमने देखना है जी अल्केन्स के नेम कैसे कैसे होते हैं। तो नेम रखने के लिए हमने ना 2 चीज़ों का सहारा लेना है, बस इंशाल्लाह जल्द ही ये आपको समझ आ जाएंगे। देखिए हमारे पास एक चीज़ है प्रीफिक्स, एक है प्रीफिक्स, दूसरी है हमारे पास सुफिक्स। प्रीफिक्स सुफिक्स होता क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी जैसे मैंने नाम लिखा अल्केन, अल्कीन, ठीक है, अल्काइन, ये देखिए। अब हमारे पास जो सुफिक्स होगा वो क्या है? वो होगा एन, ANE, ANE। ये एन जो है ये हमारे पास सुफिक्स है। इन, ENE, इन, ये हमारे पास एक सुफिक्स है। वाइन, YNE, ये हमारे पास सुफिक्स है, ठीक है। और इसके पहले वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या है जी? प्रीफिक्स होगी। फॉर एग्जांपल हमने नेम रखना होगा तो मीथेन से मेथ, ठीक है, एथ, एक कार्बन वाले को मेथ कहेंगे, दूसरे वाले को एथ कहेंगे। अगर 3 कार्बन होंगे तो प्रोप कहेंगे, ठीक है। अगर 4 होंगे तो ब्यूट कहेंगे, ठीक है जी। और अगर हमारे पास 5 होंगे तो पेंट कहेंगे, ठीक है। और अगर 6 होंगे तो हेक्स। इसी तरीके से हमारे पास अगर 7 होंगे तो हेप्ट, ठीक है। और अगर 8 होंगे तो ऑक्ट, ठीक है। और अगर 9 होंगे तो नॉन, ठीक है। अगर 10 होंगे तो डेक। ये हमारे पास क्या है जी? प्रीफिक्स है, यानी कि तो पहले आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम बनाना चाहें जी प्रीफिक्स किसका? मीथेन का, तो मेथ, मेथ है, आगे क्या लगा दें? एन, ANE, सुफिक्स लगा दिया, क्या बन गया? मीथेन, ठीक है। फार्मूला कार्बन देखें 1 होते हैं, मैंने अभी बताया। ये सारे के सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताएगा। अगर 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 वाले का इथेन, तीसरे वाले का 3 वाले का प्रोपेन, 4 वाले का ब्यूटेन, 5 वाले का पेंटेन, 6 वाले का हेक्सेन, 7 वाले का हेप्टेन, 8 वाले का ऑक्टेन, 9 वाले का नोनेन, 10 वाले का डीकेन। तो प्रीफिक्स और सुफिक्स जब आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी ना तो बच्चों आप इनके नाम आसानी से याद कर सकते हैं। तो 1 कार्बन अब है इसमें, आपने कहा था मेथ, तो 1 कार्बन डाल दें, ठीक है। और साथ इसके हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये CH4 बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। अगर इथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो CH, यहाँ पर ये दूसरा C, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये हमारे पास इथेन बन गया, ठीक है जी। ये हमारे पास इथेन बन गया। अब ना एक और बात जो काबिल गौर बात है वो बच्चों मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। हम जनरल फार्मूला के ज़रिए से ना रिप्रेजेंट करके अभी आपको डॉट प्रोडक्ट्स और दूसरे जो है ना कंडेंस स्ट्रक्चर अभी समझा देता हूँ मैं आपको। देखें जो हमारे पास अल्केन है ना, अल्केन, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब अगर मैं मीथेन का चेक करना चाहता हूँ तो Cn मतलब कि C में n डाल 1, ठीक है। H2 मतलब हमारे पास H है 2 मल्टीप्लाई इनटू कर लेंगे, n कितना हमारे पास 1 है तो 1 कर दिया, और प्लस फार्मूले वाला 2। अब इसको देखें, ये कार्बन है हमारे पास 1, 2 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4, तो ये क्या बन गया? मीथेन, ठीक है ना। तो ये फार्मूला जी किसका हमारे पास जनरल फार्मूला किसका? अल्केन का। फर्ज करें हम इथेन का चेक करना चाहते हैं तो इथेन का अगर देखना चाहें तो हमारे पास कार्बन यानी कि फार्मूला पुट करते हैं CnH2n
प्लस 2। तो यहाँ पर हमने लिखा था एथ में कितने कार्बन होते हैं 2, तो यहाँ पर लगा दीजिए हमारे पास 2 है। आगे हमारे पास क्या है जी हाइड्रोजन H, ठीक है, अंदर फार्मूले वाला 2 और नेक्स्ट N कितने हैं हमारे पास 2 प्लस फार्मूले वाला 2। तो अब देखें कार्बन कितने हैं 2 है, ठीक है जी, 2 2 जा 4 प्लस 2 कितने हो जाएगा 6। हाइड्रोजन कितने हैं जी 6। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका, इथेन का, ठीक है। इसी तरीके से जैसा कि मैं पीछे आपको उसके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर समझा चुका हूँ, वो भी आपने इसी तरीके से बनाने हैं। अब ये आपको एक छोटा सा यानी कि जो है कंडेंस फार्मूला बनाने के लिए मैं एक यानी कि फार्मूला समझाना चाह रहा हूँ, उसको कंडेंस को समझेंगे और ये हमारा जो आर्टिकल और लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो जी बच्चों जरा तवज्जो कीजिएगा, इंशाल्लाह अभी आपको मैं कंडेंस फार्मूला समझाता हूँ कि कंडेंस फार्मूला हम कैसे तैयार करते हैं। कंडेंस फार्मूला के लिए आपके पास कम से कम जो है वो कार्बन नंबर यानी कि 4 अगर होंगे ना तब आप बना सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटेन है C4H10, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, ब्यूटेन का, ठीक है। अब हमने इसका कंडेंस बनाना चाह रहे हैं तो हमने ना बच्चों सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, एक तरफ आपने CH3 दूसरी तरफ भी आपने CH3 लिख लेना है, ठीक है। उसका अल्केन का जनरल फार्मूला भी याद रखिएगा जो हमने अभी बनाया था CnH2n प्लस 2। और हमें पता है ब्यूटेन में ब्यूट जो था उसमें कार्बन की तादाद कितनी होती है 4 होती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको फार्मूला को पुट करेंगे। देखिए जी हमारे पास C कितनी है 4 है, आगे जी हाइड्रोजन कितने हैं चेक करना चाह रहे हैं तो 2 इंटू n डाल दें, हमारे पास 4 है प्लस 2। तो देखें बेटा 2 4 का 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, C4H10, ठीक है जी। अब उसमें से आपने देखना है कि हमारे पास एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। अब इन दोनों को कार्बनों को जमा कर लें, 1 + 1 कितना हो जाएगा जी 2, और सेंटर में आप डाल लें जी एक CH2 डालकर ना यहाँ पर ब्रैकेट डाल लें। इसको आपने इग्नोर कर देना है, इसको अभी आपने चेक करना है कि हमने यहाँ पर डालना क्या है। यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा, ये एक कार्बन ये दूसरा कार्बन कितने हो गए 2 कार्बन। अब कार्बन के अंदर टोटल कार्बन कितने हैं 4 हैं, 2 कार्बन ये हो गए, ये 2 कार्बन माइनस कर दें कितने आ जाएंगे जी 2, उस 2 को आप इधर लिख दें। तो इस तरीके से आप कंडेंस फार्मूला भी लिख सकते हैं जो कि आपके ब्लॉक के अंदर जो कि आपके पेज यानी कि एक पूरा पेज बना हुआ है डीकेन तक, मीथेन से लेकर सब पे आपने जो है नेम भी याद करने हैं, फार्मूलाज याद करने हैं उनके, बेटा आपने कंडेंस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी तैयार करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम।